डायना कहती कुछ नहीं, बस महाडायन के सामने अपना सिर झुकाती है, उसका आशीर्वाद लेती है और वहां से जाने लग जाती है। चित्रा भी डायना को नहीं रोकती, उसे वहां से जाने देती है। डायना के वहां से चले जाने के साथ ही डायना अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो बंगला मुड़ा घाट पर सबके साथ खड़ी हुई थी और अपनी दास्तां सभी लोगों को सुना रही थी। डायना अपनी बात खत्म करते हुए कहती है, मैंने उस वक्त तो महाडायन को मना कर दिया था, पर मुझे क्या पता था जिस परिवार के लिए मैंने उस अधूरे काम को करने से मना किया था वही परिवार रातों रात खत्म हो जाएगा। इतना कहते ही डायना की आंखें फिर से नम होने लग जाती हैं। वो रोने लग जाती है। डायना सिसकियां भरते हुए कहती है, उस मायाधारी ने सब खत्म कर दिया था। उस रात के बाद अगली सुबह जब मैं माया नगरी पहुंची तो मैंने देखा कि देविका का घर जला हुआ था। देविका का ही घर नहीं, हमारी कॉलोनी के सारे घर जले हुए थे, बस मेरा घर छोड़कर। वही एक घर था जो सही सलामत था। वर्चस्विनी डायना को बीच में टोकते हुए कहती है, वही बात मेरी समझ में नहीं आई थी डायना कि तुम्हारा घर कैसे बच गया था, वो क्यों नहीं जला था। डायना जवाब देती है, वो घर कैसे जलता वर्चस्विनी जी, वो डायन का जो घर था, और डायन दूसरों के घर जला सकती है पर डायन का घर कोई नहीं जला सकता है। मायाधारी ने अपनी शक्तियों से आग लगाई थी, अपनी काली शक्तियों से, पर मेरा घर भी काली शक्तियों से बना हुआ था जिस कारण वो बच गया था। मैं समझ गई थी कि वहां पर जो भी हुआ था उसके पीछे मायाधारी का ही हाथ था। मैंने देविका, रविंद्र और तारा तीनों को तलाशने की कोशिश की पर उनका कुछ पता नहीं लगा पाई। यहाँ तक कि अपनी डायन की शक्तियों का भी उपयोग किया पर उससे भी मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस दुनिया में थे भी या नहीं। कहीं मायाधारी ने उन्हें कुछ। इतना कहकर डायना फिर चुप हो जाती है। कुछ देर बाद अपने अंदर हिम्मत भरकर डायना फिर बोल पड़ती है, मुझे ये तो पता था कि मायाधारी माया नगरी की 7 पहाड़ियों के बीच रहती थी, पर ये नहीं पता था कि किस पहाड़ी में। और मैं ये बात भी अच्छे से जानती थी कि मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि मैं मायाधारी का सामना कर सकूं। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी और उसके सामने मैं कुछ नहीं थी। इसलिए मदद मांगने के लिए मैं महाडायन के पास गई और जब मैं वहां गई तो डायना एक बार फिर से अतीत की यादों में चले जाती है, जब वो चित्रा से मिलने के लिए गई थी। रात का वक्त था और चित्रा बरगद के पेड़ के पास ही बैठी हुई थी और उसके सामने ही डायना खड़ी हुई थी अपना मायूस चेहरा लेकर। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाई थी। डायना जस्ट अभी महाडायन के सामने आकर खड़ी ही हुई थी। डायना और चित्रा दोनों के बीच में खामोशी छाई हुई थी। चित्रा बड़े प्यार से डायना से कहती है, मुझे पता था डायना तुम वापस जरूर आओगी, पर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाओगी। डायना रोते हुए कहती है, मुझे आपकी मदद चाहिए महाडायन, मैं यहाँ पर आपकी मदद के लिए आई हूँ। उस मायाधारी ने। डायना इसके आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी चित्रा बोल पड़ती है, उस मायाधारी ने खत्म कर दिया तुम्हारे परिवार को, छीन लिया तुमसे तुम्हारा परिवार। जैसे ही डायना चित्रा के मुंह से ये बात सुनती है दंग रह जाती है। डायना हैरानी के साथ चित्रा से पूछती है, आपको कैसे पता कि। इतना कहकर डायना चुप हो जाती है। चित्रा समझ गई थी कि डायना इसके आगे क्या कहना चाहती थी। चित्रा फिर बोल पड़ती है, तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं महाडायन हूँ, डायनों की रानी, और डायनों की रानी को सब पता रहता है अपनी करीबी डायनों के बारे में, और तुम तो मेरे बहुत करीब हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। डायना खामोशी रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। चित्रा फिर डायना से बोल पड़ती है, उस मायाधारी ने देविका और रविंद्र को मार दिया है। जैसे ही डायना के कानों तक ये बात पहुंचती है डायना को बहुत बड़ा झटका लगता है। डायना रोने लग जाती है। डायना रोते हुए ही चित्रा से कहती है, और तारा, क्या उसको भी मायाधारी ने। इतना कहकर डायना खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं करती है, जैसे वो शब्द बोलने से भी उसकी जुबान कतरा रही हो। चित्रा खुद ही बोल पड़ती है, नहीं डायना, तारा सुरक्षित है, मायाधारी उसे कुछ नहीं कर पाई है। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कहाँ है, कहाँ पर है मेरी बच्ची तारा, मुझे उसके पास जाना है, बताइए आप। चित्रा डायना के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, मैंने कहा ना डायना तुमसे, तारा बिल्कुल सुरक्षित है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डायना फिर हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, मुझे मिलना है तारा से। चित्रा जवाब देती है, तुम अभी तारा से नहीं मिल सकती हो, वो यहाँ से बहुत दूर है, पर वक्त आने पर तुम उससे जरूर मिलोगी। डायना चुप हो जाती है। उसके मन में मायाधारी का ख्याल आने लग जाता है और अगले ही पल वो गुस्से की आग में तपते हुए बोल पड़ती है, बदला, मुझे बदला लेना है उस मायाधारी से। उसने मुझसे मेरी बहन को छीना है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आप चलिए, चलिए महाडायन मेरे साथ और मार दीजिए उस मायाधारी को। चित्रा डायना को घूरते हुए कहती है, डायना, तुम सच में डायन ही हो ना, या बस डायन होने का दिखावा करती फिर रही हो।
जैसे चित्रा ये बात बोलती है, डायना चित्रा को एकटक देखने लग जाती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि चित्रा ने उससे ऐसी बात क्यों कही थी। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम एक डायन होकर कैसे भूल सकती हो कि एक डायन अपने बदले और रिश्ते खुद निभाती है। उस मायाधारी ने तुमसे तुम्हारा परिवार छीना है, ना कि मुझसे। तो उस मायाधारी से तुम्हें बदला लेना चाहिए। तुम्हें उसे मारना चाहिए, ना कि मुझे। डायना तुरंत पलटकर कहती है, पर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? आप जानती है ना वो कितनी बड़ी जादूगरनी है। मेरी जैसी कितने डायनों को वो चुटकी में हरा सकती है। चित्रा डायना से पलटकर कहती है, मुझे सब पता है डायना, पर तुम भूलो मत, जादूगरनियां डायनों से ज्यादा ताकतवर नहीं होती हैं। तुम ही उसे मारोगी। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस तुम्हें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, उसकी तरह ताकतवर बनना है, और इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। डायना पलटकर पूछती है, कैसा काम महाडायन? चित्रा कहती है, वही काम जो अधूरा पड़ा है सदियों से। डायना समझ गई थी कि चित्रा उसे क्या काम करने का बोल रही थी। डायना कुछ कहती उससे पहले ही चित्रा बोल पड़ती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ डायना, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बदला दिलवाऊंगी। सिर्फ बदला ही नहीं दिलवाऊंगी, बल्कि तुम्हें तारा से भी मिलवाऊंगी। जैसे ही डायना तारा से मिलने की बात सुनती है, वो बौखलाहट के साथ कहती है, क्या कहा महाडायना आपने? आप मुझे तारा से मिलवाएंगी? चित्रा हामी भरते हुए कहती है, हाँ मिलवाऊंगी डायना, मेरा यकीन करो। डायना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, तारा से मिलने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। डायना फैसला लेते हुए कहती है, मैं पूरा करूंगी उस अधूरे काम को। चित्रा कहती है, पर मेरी कुछ शर्त है डायना। डायना पूरे जोश में थी और वो उसी जोश के साथ बोल पड़ती है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है महाडायन जी, बस मुझे मायाधारी से बदला और मेरी तारा से मिलवा दीजिए। चित्रा कहती है, डायना पहले तुम मेरी शर्त तो सुन लो। डायना खामोश रहती है। चित्रा डायना के सामने अपनी शर्त पेश करते हुए कहती है, मेरी शर्त यह है कि तुम कभी भी मुझसे पलटकर कोई सवाल नहीं करोगी। जो करने बोलूंगी उसे चुपचाप करोगी। डायना तुरंत बोल पड़ती है, मैं भी अपना फैसला पहले ही सुना चुकी हूँ महाडायन जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, बस आप मुझे ये बताइए मुझे करना क्या है। चित्रा कहती है, तुम्हें बंगला मुड़ा जाना होगा, पर अभी नहीं। डायना अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, मतलब हम डायनों के समुदाय का वो हरा हीरा वहीं पर है, तो मैं अभी जाती हूँ और हीरे को लेकर आती हूँ। चित्रा डायना को टोकते हुए कहती है, डायना शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें बंगला मुड़ा तो जाना है, पर अभी नहीं। डायना हैरानी के साथ कहती है, वहां पर नहीं जा सकती, पर क्यों महाडायन जी? चित्रा जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि वहां पर खतरा है। डायना हैरानी के साथ कहती है, खतरा है, पर किससे? चित्रा कुछ कहती है उससे पहले ही डायना को कुछ याद आता है और वो तुरंत बोल पड़ती है, कहीं आप उस यक्षिणी से तो खतरे की बात नहीं कर रही हैं? मुझे पता है वो यक्षिणी उस गांव के पास जो नदी है वहीं पर भटकती है, पर वो कैद है वहां ग्रेवयार्ड कोठी में, उससे खतरे वाली कोई बात नहीं है। चित्रा डायना को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, सिर्फ यक्षिणी से खतरा नहीं है डायना, वहां पर और भी कई खतरे हैं। डायना हैरानी के साथ चित्रा से पूछती है, और भी कई खतरे हैं? कैसे खतरे महाडायन जी? चित्रा डायना पर चिढ़ते हुए कहती है, तुम शायद भूल रही हो हमारे बीच क्या शर्त थी। जैसे ही चित्रा शर्त का जिक्र छेड़ती है, डायना एकदम चुप हो जाती है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बहुत सारे सवालों के जवाब दे चुकी हूँ, तो अब कोई सवाल जवाब नहीं, बस तुम्हें वो करना है जो मैं कहूँ। डायना कुछ कहती नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। चित्रा डायना से फिर बोल पड़ती है, जब तक तुम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे साथ यहीं पर इसी पंचिम गांव में ही रहना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी तुम दिल की बहुत कमजोर हो, जज्बाती हो, और एक डायन को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। डायना कुछ नहीं कहती है, बस खामोशी के साथ खड़ी रहती है और देखते ही देखते डायना अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त सभी लोग उसके आसपास खड़े हुए थे और बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुन रहे थे। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस रात के बाद महाडायन ने मुझसे जो कहा मैंने बिना कोई सवाल किए वही किया। मैं कई सालों तक उनके साथ पंचिम गांव के अंदर ही रही। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी बिल्ली लूसी जो मेरे पास हमेशा रहा करती थी, वो मुझे महाडायन ने ही दी थी उपहार के तौर पर, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये वक्त आने पर तुम्हारी मदद करेगी, हर मुसीबत में साथ देगी। उन्होंने ही मुझे बिंदु को अपनी कजन बनाने के लिए कहा था, और फिर मैंने ऐसा काला जादू किया कि बिंदु और उसकी माँ पाउली दोनों मुझे अपना रिश्तेदार समझने लगे। महाडायन हमेशा मुझसे यही कहती कि बिंदु से पूछो कि उसके दोस्त लोग कैसे हैं, कौन क्या कर रहा है। मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि वो मुझे ये सब करने के लिए क्यों बोल रही थी। वो क्यों चाहती थी कि मैं बिंदु के दोस्तों के बारे में जानकारी उन्हें दूं।
इतना कहकर डायना चुप होती है और युग की तरफ देखते हुए नम आंखों के साथ उससे कहती है, तुम जानते हो युग, महाडायन ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था? युग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही डायना की तरफ देखते रहता है। डायना युग की तरफ देखते हुए ही उससे फिर बोल पड़ती है, तुम्हारे लिए युग, महाडायन तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम उनके बेटे हो। ये बात तो मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चली थी, पर जब मैं उनके साथ थी तो वो हमेशा अपने बेटे की तारीफ ही करती थी। कहती रहती, उनके बेटे को ये पसंद है, वो ऐसा था, वो इतना प्यारा था। हर बात पर अपने बेटे का जिक्र करते रहती थी। ये बात सुनकर युग की आंखें फिर नम हो जाती हैं। डायना फिर अपनी दास्तां आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं कई सालों तक महाडायन के साथ पंचिम गांव में रही। मैंने कई बार बोला महाडायन से कि मैं कब बंगला मुड़ा गांव जाऊंगी, कब मायाधारी से अपना बदला लूंगी और कब तारा को देख पाऊंगी, पर वो हमेशा यही कहती, सही वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर महाडायन के दिमाग में चल क्या रहा था। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे मायानगरी वापस भेज दिया। कहा कि अब तुम पूरी तरह तैयार हो, तुम वहीं पर रहो। एक वक्त आएगा जो तुम्हें अधूरा काम पूरा करने में तो मदद करेगा ही, साथ में अपना बदला लेने के लिए भी मदद करेगा। एक ही तीर से दो निशाने होंगे। इतना कहकर फिर डायना चुप हो जाती है। डायना के चुप होते ही अभिमन्यु पूछ पड़ता है, फिर क्या हुआ? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी महाडायन से। उसके बाद मैं मायानगरी आ गई। मैंने 3-4 साल तक इंतजार किया उस इशारे का, और फिर एक दिन मुझे चार्ली नजर आया देविका के घर, और जब उसने मुझे बताया वो देविका और उसके परिवार के बारे में पता कर रहा है, साथ ही वो मेहंदी पथार से है, तो मैं समझ गई थी यही इशारा था जिसके बारे में महाडायन ने मुझे बताया था। और फिर मैं चार्ली के साथ यहाँ मेहंदी पथार आ गई। पर जाने से पहले मैंने महाडायन को संदेश भेज दिया था और कह दिया था कि उनका अधूरा काम जल्द ही पूरा होगा। फिर महाडायन ने भी मुझे एक संदेश भेजा था। उस संदेश में बताया गया था कि वो हीरा ग्रेवयार्ड कोठी में है। साथ में यह भी बताया गया था कि ग्रेवयार्ड कोठी में एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे मुझे बचकर रहना है। अभिमन्यु डायना की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, मतलब चित्रा आंटी को पता था कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर काला साया है, साथ में ये भी कि हरा हीरा भी यहीं पर है। डायना कहती है, हाँ अभी उन्हें पता था। अभिमन्यु पलटकर कहता है, जब उन्हें सब कुछ पता था तो फिर वो खुद हीरा लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आई? उन्होंने तुम्हें हीरा लेने के लिए क्यों भेजा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।